दोस्तों नमस्कार। आज देश के सामने सबसे बड़ी सवाल सिर्फ इतना नहीं कि दुनिया की राजनीति किस दिशा में जा रही है। सवाल इससे कहीं बड़ा है। सवाल यह है कि आखिर वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें भारत जैसे विशाल लोकतंत्र, दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल देश और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की बात करने वाला राष्ट्र ऐसी स्थिति में दिखाई दे रहा है जहां अमेरिका के सामने उसकी प्रतिक्रिया को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। क्या यह केवल कूटनीतिक संयम है? क्या यह रणनीतिक चुप्पी है? या फिर यह वह दबाव है जिसमें भारत को अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक शक्तियों के बीच एक कठिन संतुलन बनाना पड़ रहा है? यही वह प्रश्न है जिसने आज देश के भीतर बहस को जन्म दिया है, क्योंकि पहली बार ऐसी परिस्थिति सामने आई जहां भारत ने विरोध दर्ज कराया और उसके जवाब में यह संदेश सामने आया कि अगर किसी प्रकार से ईरान के तेल को लेकर भारतीय जहाज आगे बढ़ते हैं तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल यहीं समाप्त नहीं होता। सबसे बड़ी पीड़ा उस समय सामने आती है जब भारतीय नागरिकों की मौत की घटना सामने आती है और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को लेकर देश के भीतर सवाल उठते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब भारतीय नागरिक संकट में हैं, जब भारतीय नाविक समुद्र के बीच फंसे हुए हैं, तब भारत की आवाज कितनी प्रभावी तरीके से दुनिया के सामने रखी जा रही है। मध्य पूर्व में चल रहा तनाव आज केवल दो देशों का संघर्ष नहीं रह गया। इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, समुद्री व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ रहा है। विशेष रूप से हॉर्मुज तक समुद्री मार्ग दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि इस क्षेत्र में किसी प्रकार की सैन्य गतिविधि, मिसाइल हमले, ड्रोन हमले या आर्थिक नाकेबंदी जैसी परिस्थिति पैदा होती है तो उसका सीधा असर उन सभी देशों पर पड़ता है जिनका व्यापार इस मार्ग से जुड़ा हुआ है। भारत भी उनमें से एक बड़ा देश है, लेकिन चिंता इस बात की है कि यदि भारतीय जहाज भी इसी तनाव की चपेट में आते हैं, भारतीय नाविकों की जान जाती है और इसके बावजूद भारत को अपनी प्रतिक्रिया सीमित रखनी पड़ती है, तो यह देश के भीतर कई बड़े राजनीतिक और कूटनीतिक सवाल को जन्म देता है। इसी प्रकार के समानांतर एक और बड़ा मंच सामने आता है, G7 की बैठक। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें अमेरिका की प्रमुख भूमिका है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। यह परिस्थिति इसलिए भी असामान्य दिखाई देती है क्योंकि कई यूरोपीय और नाटो देशों के भीतर भी अमेरिका की कुछ नीतियों को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिल रहे हैं। ऐसे समय में यह सवाल उठता है कि भारत का रुख क्या हो? क्या भारत अमेरिका की नीतियों पर अपना स्वतंत्र राय रखेगा या फिर भारत रणनीतिक कारणों से सार्वजनिक रूप से विरोध की स्थिति से दूर रहेगा? इसी सवाल के साथ भारत की आर्थिक स्थिति भी जुड़ जाती है, क्योंकि आज दुनिया केवल सैन्य शक्ति के आधार पर नहीं चलता। आर्थिक दबाव, व्यापार समझौते, टैक्स व्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और तकनीकी नियंत्रण भी वैश्विक राजनीति के सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित आर्थिक या ट्रेड डील इस कारण बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले कई महीनों से इस समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन इसके प्रभाव केवल बड़े उद्योग तक सीमित नहीं होंगे। इसका संबंध भारत के किसान से है, इसका संबंध भारत के मजदूर से है, इसका संबंध छोटे उद्योगपतियों और एमएसएमई क्षेत्र से है। यही वह क्षेत्र है जो भारत की अर्थव्यवस्था की वास्तविक नींव माने जाते हैं। यदि किसी भी व्यापार समझौते में ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जहां विदेशी उत्पादों को भारतीय बाजार में अधिक सुविधा प्राप्त होती है, तो सबसे पहले दबाव देश के छोटे उत्पादकों, किसानों और स्थानीय उद्योगों पर पड़ सकता है। इसलिए यह केवल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का मामला नहीं रह जाता, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों की
आजीविका का प्रश्न बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक मूल सिद्धांत यह माना जाता है कि किसी भी देश के नागरिकों की सुरक्षा और उनकी मृत्यु जैसे घटनाओं पर संवेदना और प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जब ऐसी घटनाओं के बीच बड़े देशों की नीतियां, प्रतिबंध और आर्थिक दबाव प्रमुख चर्चा का विषय बन जाए, तब छोटे और बड़े सभी राष्ट्र की विदेश नीति की परीक्षा शुरू हो जाती है। यहीं पर ईरान की संप्रभुता, संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था और अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बहस भी सामने आती है। कई देशों की अपनी अपनी रणनीतिक प्राथमिकताएं। यूरोपीय देश हो, नाटो के सदस्य देश हो, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया, हर देश अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों के आधार पर निर्णय लेता है। लेकिन भारत के संदर्भ में सवाल इसलिए अधिक तीखा हो जाता है क्योंकि भारत स्वयं को एक स्वतंत्र वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता रहा। अब इस पूरे संघर्ष के बाद में केवल एक जहाज, एक घटना या एक बयान नहीं, इसके केंद्र में तीन सबसे बड़े वैश्विक मुद्दे खड़े। पहला, रेयर अर्थ मटेरियल, दूसरा क्रूड ऑयल और तीसरा है डॉलर आधारित वैश्विक आर्थिक व्यवस्था। आज पूरी दुनिया इन तीनों क्षेत्रों में प्रभाव और नियंत्रण की लड़ाई देख रही है। इसी दौरान ब्रिक्स जैसे मंच वैकल्पिक आर्थिक संरचना, वैकल्पिक व्यापार व्यवस्था और नई वित्तीय संभावनाओं की चर्चा कर रहे हैं। भारत भी इसी मंच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आने वाले समय में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका को लेकर भी चर्चा हो रही। लेकिन दूसरी ओर भारत अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को भी मजबूत करना चाहता है। यही सबसे बड़ी चुनौती पैदा होती है। क्या भारत दोनों शक्तिशाली आर्थिक ध्रुवों के बीच संतुलन बना पाएगा? क्या भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा, अपने किसानों, अपने उद्योगों और अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक मंच पर अपना स्वतंत्र स्थान बना पाएगा? यही वे प्रश्न है जिनके उत्तर आने वाले समय की कूटनीति तय करेगी। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। अब इस पूरे संकट का सबसे संवेदनशील पक्ष सामने आता है। समुद्र में मौजूद भारतीय नाविकों की स्थिति, उनकी सुरक्षा, एक मृत भारतीय अधिकारी के शव को वापस लाने की चुनौती और उससे पैदा हुआ देशव्यापी आक्रोश। यहीं से यह बहस और अधिक भावनात्मक और राजनीतिक रूप लेती। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब शुरू होता है, क्योंकि जब हम किसी अंतर्राष्ट्रीय संकट की बात करते हैं तो यह केवल देशों के बीच शक्ति प्रदर्शन की कहानी नहीं होती। उसके पीछे लाखों सामान्य लोगों की जिंदगी, उनका रोजगार, उनके परिवार और उनकी सुरक्षा जुड़ी होती। आज यही सवाल समुद्र के बीच काम कर रहे उन लाखों नाविक को लेकर खड़ा हुआ। कहा जा रहा है कि लगभग 15 लाख नाविक समुद्री व्यापार व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और उनमें से बड़ी संख्या उस समुद्री क्षेत्र से प्रभावित है जहां हॉर्मुज मार्ग का संकट गहराया हुआ। इस मार्ग में तनाव बढ़ने के कारण जहाजों की आवाजाही, सुरक्षा, बीमा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी पर दबाव की स्थिति बनी। वैश्विक स्तर पर हॉर्मुज संकट के दौरान हजारों जहाज और हजारों समुद्री कर्मियों के प्रभावित होने की रिपोर्ट सामने आई। लेकिन आंकड़ों से बड़ा एक तस्वीर है, एक भारतीय नाविक की मृत्यु की वह तस्वीर जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया। जहाज पर मौजूद कप्तान की अपील में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उनका कहना था कि उनके सेकंड ऑफिसर का शव 2 दिनों से जहाज पर मौजूद है। शरीर में बदलाव शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें यह सकारात्मक सहायता नहीं मिली जिसकी उन्हें अपेक्षा थी।
उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी जिम्मेदारी लेने से बच रही है और भारतीय दूतावास से संपर्क करने के बावजूद तत्काल समाधान नहीं मिला। यही से देश के भीतर आक्रोश जन्म लेता है। सवाल उठता है कि जब कोई भारतीय नागरिक हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में संकट में फंसता है, तब भारत की कूटनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था कितनी तेजी से उसके साथ खड़ी हो पाती है। यही वह बिंदु है जहां यह मामला केवल एक समुद्री दुर्घटना या युद्ध क्षेत्र की समस्या नहीं रह जाता, बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति से जुड़ा प्रश्न बन जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में दूसरा बड़ा प्रश्न अमेरिका की नीतियों और भारत की प्रतिक्रिया को लेकर उठ रहा है। एक तरफ अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने प्रतिबंधों और दबाव की नीति को आगे बढ़ाता है, दूसरी तरफ भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं, व्यापारिक हितों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। यही वह जगह है जहां भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा दिखाई देती है, क्योंकि भारत को तेल चाहिए, भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखनी है, भारत को अपने उद्योगों को चलाना है और साथ ही भारत को अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदार के साथ संबंध भी बनाए रखने। लेकिन यदि किसी परिस्थिति में भारत के ऊर्जा स्रोत सीमित होते हैं, समुद्री रास्ते असुरक्षित हो जाते हैं और व्यापार महंगा हो जाता है, तो इसका सीधा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर पड़ सकता है। हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? हॉर्मुज केवल एक समुद्र का एक सकरा रास्ता नहीं, यह विश्व अर्थव्यवस्था की धड़कन जैसा मार्ग। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और ऊर्जा व्यापार इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। जब यहाँ तनाव बढ़ता है तो केवल मध्य पूर्व प्रभावित नहीं होता, बल्कि एशिया, यूरोप और पूरी विश्व अर्थव्यवस्था उसके प्रभाव को महसूस करती है। इसी कारण G7 देशों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षित समुद्री मार्गों को लेकर चिंतित रही हैं। विभिन्न देशों में इस संकट के दौरान व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा, समुद्री मार्गों की बहाली और तनाव कम करने को लेकर चर्चा की। ऐसे समय में G7 की बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी। ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, वैश्विक तनाव और भारत अमेरिका आर्थिक समझौता उन प्रमुख विषयों में शामिल बताए जा रहे हैं। यहीं पर भारत के सामने सबसे कठिन सवाल खड़ा होता है। क्या भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपनी बात मजबूती से रखेगा? क्या भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते को आगे बढ़ाएगा, या फिर वैश्विक शक्ति संतुलन की राजनीति में उसे कुछ कठिन समझौते करने पड़ेंगे? अब लड़ाई केवल सीमा या युद्ध की नहीं, अर्थव्यवस्था की भी है। आज के दौर में युद्ध केवल बंदूकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते। आर्थिक प्रतिबंध, व्यापारिक समझौते, टैक्स नीतियां, ऊर्जा आपूर्ति और तकनीकी नियंत्रण भी आधुनिक भू राजनीति के सबसे बड़े हथियार बन चुके। इसलिए यह पूरी बहस केवल एक जहाज या एक घटना की नहीं, यह बहस भारत की आर्थिक स्वतंत्रता, उसकी ऊर्जा नीति और उसकी आने वाली पीढ़ियों के आर्थिक भविष्य से जुड़ी चली जाती है। और यहीं से अगला सबसे बड़ा सवाल उठता है। यदि भारत और अमेरिका के बीच होने
वाली व्यापारिक डील लागू होती है तो उसका प्रभाव भारत के किसानों, एमएसएमई क्षेत्र, टेक्सटाइल उद्योग, लेदर उद्योग, डायमंड और ज्वेलरी सेक्टर तथा करोड़ों रोजगारों पर किस रूप में दिखाई देगा? क्या भारत का बाजार विदेशी उत्पादों के लिए अधिक खुल जाएगा? क्या भारतीय छोटे उद्योग प्रतिस्पर्धा में टिक पाएंगे? क्या कृषि क्षेत्र पर उसका प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां यह पूरा विवाद केवल कूटनीति या समुद्री संकट तक सीमित नहीं रह जाता, क्योंकि किसी भी देश की वास्तविक ताकत केवल उसकी सेना या उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि उसकी अर्थव्यवस्था कितनी स्वतंत्र, कितनी मजबूत और कितनी आत्मनिर्भर। आज भारत के सामने यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते हुए रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीकी, रक्षा और निवेश जैसे कई क्षेत्रों से सहयोग लगातार बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यह बहस भी तेज हो रही है कि वास्तविक व्यापार समझौते की शर्तें भारत के किसानों, छोटे उद्योगों और असंगठित क्षेत्र के लिए कितनी लाभकारी या कितनी चुनौतीपूर्ण साबित होगी। यही वह बिंदु है जहां जुलाई में प्रस्तावित ट्रेड डील और उसके बाद प्रभावित क्रियान्वयन को लेकर चर्चाएं महत्वपूर्ण हो जाती, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसका पहला और सबसे सीधा प्रभाव भारत के एमएसएमई सेक्टर और कृषि क्षेत्र पर पड़ सकता है। याद रखिए, भारत की अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी ताकत उसका कृषि क्षेत्र है। देश की एक बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। इसलिए कृषि से जुड़ा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक निर्णय केवल बाजार का विषय नहीं होता, बल्कि करोड़ों परिवारों की आजीविका से जुड़ा विषय बन जाता है। अब चर्चा उन 31 कृषि उत्पादों को लेकर है जिन पर संभावित व्यापारिक सहमति की बात कही जा रही है। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठाया जा रहा है कि यदि अमेरिका कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में अधिक सुविधा और कम व्यापारिक बाधाओं के साथ प्रवेश करते हैं तो क्या भारतीय किसान उसी स्तर की प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे? क्या छोटे किसान जिनकी उत्पादन लागत पहले से कई चुनौतियों का सामना कर रही है, वे बड़े पैमाने पर उत्पादित विदेश कृषि वस्तुओं के सामने टिक पाएंगे? यह केवल व्यापार का सवाल नहीं, यह भारत के गांवों का सवाल है। यह खेतों में मेहनत करने वाले किसानों का सवाल है। यह उन करोड़ों परिवारों का सवाल है जिनका जीवन कृषि से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की। भारत की छोटी और मध्यम इकाइयां देश में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करती हैं। टेक्सटाइल, चमड़ा उद्योग, हस्तशिल्प, ज्वेलरी, छोटे विनिर्माण उद्योग, अनेक स्थानीय कारोबार इसकी व्यवस्था का हिस्सा है। यदि वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और आयातित वस्तुओं को भारतीय बाजार में अधिक स्तर मिलता है तो छोटे उद्योगों के सामने उत्पादन लागत, कीमत और बाजार हिस्सेदारी को लेकर नई चुनौतियां उत्पन्न हो जाती। यही कारण है कि किसी भी व्यापार समझौते के दौरान सरकारों के सामने सबसे कठिन जिम्मेदारी होती है, एक तरफ वैश्विक व्यापार से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाना और दूसरी तरफ अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस बहस में एक और बड़ा दावा सामने आता है कि टेक्सटाइल, लेदर, डायमंड, ज्वेलरी और माइनिंग जैसे क्षेत्रों में पहले से रोजगार संबंधी संकट की चर्चा होती रही है। इसी संदर्भ में यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि आने वाले समय में छोटे उद्योगों पर दबाव बढ़ाया जाता है तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। और यही कारण है कि
आर्थिक समझौते को केवल दो देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के समझौते के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना से जोड़कर देखा जा रहा है। आज की दुनिया में शक्ति का स्वरूप बदल चुका है। पहले यह केवल सीमाओं पर लड़े जाते थे, लेकिन अब आर्थिक नियंत्रण भी एक बड़ी शक्ति बन चुका है। रेयर अर्थ मटेरियल, जो आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण और ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है, आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुके हैं। क्रूड ऑयल अभी भी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था के ऋण बना हुआ है, जिसके पास ऊर्जा स्रोतों पर नियंत्रण और आपूर्ति के रास्तों पर प्रभाव है। उसकी वैश्विक राजनीति में स्थिति मजबूत होती है। तीसरा मुद्दा है डॉलर आधारित वैश्विक वित्तीय व्यवस्था। दुनिया का बड़ा व्यापार लंबे समय से अमेरिकी डॉलर के माध्यम से संचालित होता रहा, लेकिन इसी व्यवस्था के विकल्प को लेकर कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच चर्चा बढ़ी है। यही ब्रिक्स का नाम सामने आता है। ब्रिक्स के भीतर वैकल्पिक व्यापारिक व्यवस्थाएं, नई वित्तीय संरचना और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार जैसे विचारों पर चर्चा की जाती है। भारत की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक तरफ भारत अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ वह ब्रिक्स जैसे मंचों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत की सबसे बड़ी चुनौती शायद यही है कि वह अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए सभी प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलित संबंध कैसे बनाए। एक तरफ अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, दूसरी तरफ रूस ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में लंबे समय से भारत का सहयोगी रहा। मध्य पूर्व भारत की ऊर्जा सुरक्षा और करोड़ों भारतीय प्रवासियों के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में भारत का प्रत्येक निर्णय केवल एक देश के साथ संबंधों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि ये पूरे वैश्विक संतुलन में उसकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं होती। सबसे बड़ा और सबसे राजनीतिक सवाल अभी बाकी। आखिर जब देश के भीतर आक्रोश है, जब भारतीय नागरिक की सुरक्षा, व्यापारिक दबाव और आर्थिक भविष्य को लेकर बहस हो रही है, तब सरकार की रणनीति क्या है? प्रधानमंत्री की G7 यात्रा से क्या संदेश निकलेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत में भारत अपने हितों को किस प्रकार रखेगा? क्या यह भारत की कूटनीतिक मजबूरी है, रणनीतिक चुप्पी है, या फिर किसी बड़े समझौते की तैयारी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आने वाले वर्षों में भारत अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए वैश्विक शक्तियों के बीच एक संतुलित और प्रभावशाली भूमिका निभा पाएगा? दोस्तों, अब हम उस अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां यह पूरी बहस केवल समुद्र में फंसे जहाजों, किसी एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद, किसी एक व्यापार समझौते या किसी एक कूटनीतिक बयान तक सीमित नहीं रह जाती। यह बहस एक ऐसे मूल प्रश्न में बदल जाती है: भारत आने वाले समय में विश्व राजनीति के मंच पर जिस स्वर और किस आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका तय करेगा। आज देश में एक हिस्से के भीतर यह सवाल लगातार उठ रहा है कि जब भारतीय नाविकों की मृत्यु की घटना सामने आई, जब समुद्र मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी, जब व्यापारिक समझौते और आर्थिक दबाव पर चर्चा तेज हुई, तब भारत सरकार की सार्वजनिक प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत संयमित क्यों दिखाई दी? आलोचकों का तर्क है कि एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के प्रश्न पर अधिक स्पष्ट तथा कठोर रुख अपनाना चाहिए। यही सरकार के समर्थकों और रणनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति केवल सार्वजनिक बयानों से नहीं चलती,
कई बार देशों के बीच बातचीत पर्दे के पीछे भी होती है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा कई स्तरों पर की जाती है, लेकिन लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सवाल पूछे जाते हैं। और आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत की चुप्पी एक रणनीतिक या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव की मजबूरी? क्या भारत अमेरिका और दूसरे ऐसे शक्तिशाली साझेदार के साथ संबंध को संतुलित रखते हुए अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को पूरी मजबूती से बचा पाएगा? भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ दशकों में रक्षा, तकनीक, निवेश, शिक्षा और व्यापार के क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुए हैं। लेकिन किसी भी दो देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है: साझेदारी और निर्भरता में अंतर। साझेदारी का अर्थ होता है कि दोनों देश अपने अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सहयोग करें। लेकिन यदि किसी देश की आर्थिक नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा या रणनीतिक निर्णय किसी दूसरे देश के दबाव से प्रभावित होने लगे तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय बहस शुरू होती है। यही वह बिंदु है जहां इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है। प्रश्न यह उठ रहा है कि क्या भारत अपने तेल आयात, व्यापारिक समझौतों और वैश्विक मंचों पर अपने स्वतंत्र नीति को पहले की तरह बना पाएगा, या फिर बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन में उसे नए प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का अंतिम प्रभाव आम आदमी के जीवन पर पड़ता है। एक किसान के लिए सवाल यह है कि उसकी फसल की कीमत और बाजार का भविष्य क्या होगा। एक छोटे उद्योगपति के लिए सवाल यह है कि क्या उसका उत्पाद विदेशी प्रतिस्पर्धा के सामने टिक पाएगा। एक मजदूर के लिए सवाल रोजगार की स्थिरता का है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सवाल महंगाई, ऊर्जा की कीमतें और आर्थिक अवसरों का है। इसलिए जब व्यापार समझौते, ऊर्जा संकट या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की बात होती है तो यह केवल विदेश मंत्रालय या आर्थिक विशेषज्ञों तक सीमित विषय नहीं रह जाता। वह हर भारतीय परिवार के रसोई, रोजगार और भविष्य से जुड़ जाता है। आज दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पुराने गठबंधन बदल रहे हैं, नई आर्थिक शक्तियां उभर रही हैं, वैश्विक व्यापार के नए रास्ते खोजे जा रहे हैं। एक और अमेरिका और पश्चिमी देशों की पारंपरिक आर्थिक व्यवस्था है, तो दूसरी ओर ब्रिक्स जैसे मंच वैकल्पिक वित्तीय और व्यापारिक ढांचों की चर्चा कर रहे हैं। भारत एक अनूठी स्थिति में खड़ा है। उसके पास अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदार भी हैं, रूस और मध्य पूर्व के साथ ऊर्जा और सुरक्षा संबंध भी है। वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच नेतृत्व की महत्वाकांक्षा भी है और यही कारण है कि भारत के हर निर्णय को पूरी दुनिया ध्यान से देखती है। अब अंतिम सवाल उठता है, भारत का रास्ता क्या होगा? क्या भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा की को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए हुए विश्व मंच पर और मुखर होगा? क्या भारत व्यापार समझौतों में किसानों, मजदूरों और एमएसएमई क्षेत्र के हितों की रक्षा सुनिश्चित कर पाएगा? क्या भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने विकल्पों को खुला रख पाएगा? क्या भारत अमेरिका, रूस, यूरोप, मध्य पूर्व और ब्रिक्स देशों के बीच संतुलित कूटनीति बना
रख सकेगा? इन सवालों के जवाब केवल किसी एक बैठक, किसी एक समझौते या किसी एक बयान से नहीं मिलेंगे। इनका उत्तर आने वाले वर्षों की नीतियां, कूटनीतिक निर्णय और आर्थिक रणनीतियां तय करेंगे। दोस्तों, इतिहास हमेशा उन देशों को याद रखता है जो कठिन समय में अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में सफल होते हैं। मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।